हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स। कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो सबसे पहला जो है हम इस बात पे फोकस करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो उससे पहले जो हमने जो स्टार्टिंग का जो इंट्रो था मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हमने सीखा था कि जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को एस्टिमेट करना। जब ये दो चीज़ें हम एस्टिमेट कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, क्या सभी लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है वो हमें पता लग जाएगा। और अगर इकोनॉमी के अंदर किसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में हम पॉलिसी मेजर्स, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, उसके बारे में हम बात कर पाएंगे। तो आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टारगेट है वो यही है कि कैसे हम एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करें, कैसे हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करें, ये हम देखना चाहते हैं। तो जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है उसी को हम बोलते हैं हमारा देश का इनकम बोलते हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, और अगर ओपन इकोनॉमी है तो हम किसकी बात करेंगे, नेशनल इनकम की। ठीक है जी। तो मेन जो टारगेट है वो हमारा नेशनल इनकम को आइडेंटिफाई करना है। मतलब हम डायरेक्टली जो है एग्रीगेट सप्लाई को पता करना चाहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का लेवल क्या है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जहाँ पे 1 to 4 चैप्टर जो है वो इसी चीज़ से बिलोंग करते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम को कैसे पता किया जाए। तो इससे पहले जो वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि नेशनल इनकम जो है वो क्या है। तो वो है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है जी, वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है। और वो फैक्टर इनकम किसने अर्न की है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। ठीक है जी, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया। जो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। तो जब तक हमें अपने नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो हमारी नेशनल इनकम में का पार्ट है या नहीं, जो इनकम किसी ने अर्न की है। एक चीज़ दिमाग में ये रखना है कि कई बार आप बुक में जब आप आगे स्टडी करते जाएंगे तो कहीं पे सिर्फ रेजिडेंट लिखा होगा, कहीं पे नॉर्मल रेजिडेंट लिखा होगा। तो बोथ आर सेम थिंग, हम रेजिडेंट कहें या नॉर्मल रेजिडेंट कहें, दोनों को एक ही समझना है। और जो रेजिडेंट नहीं हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको हम बोलते हैं NRI। ठीक है जी। तो ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कौन है जिनकी इनकम को हमें शामिल करना है नेशनल इनकम में, ताकि हम अपनी एग्रीगेट सप्लाई को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है जी। तो ये चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ, और फिर जो है हम इसकी फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगा इसका पूरा फोकस नॉर्मल रेजिडेंट्स और उसकी फ़ीचर्स और कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं उसको हम समझ पाएँ, उस पर हम इसको फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन की। और डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो आपको सिंपली जो है यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है इसको यूज़ करना है कि ए नॉर्मल रेजिडेंट इज़ सेड टू बी वन। कि एक नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो व्यक्ति है जो क्या करता है, इज़ सेटिस्फाइंग टू कंडीशन। वो क्या करता हो, दो कंडीशंस को पूरा करता हो। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 और मोर। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा रेजिडेंट बोलेंगे। ठीक है जी, आपको यहीं तक यूज़ करना है, इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो आपको कंडीशन यूज़ करनी है वो ये करनी है, ए पर्सन इज़ सेड टू बी हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ए कंट्री। मतलब एक व्यक्ति है जिसका हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, या ए पर्सन ही इज़ हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन आवर कंट्री इज़ कॉल्ड आवर नॉर्मल रेजिडेंट।
ठीक है जी। अब दो चीज़ें जो हैं दिमाग में जो है क्लियर हो जानी चाहिए। पहला, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होते हैं। दूसरा, हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट में पर्सन्स की बात करेंगे या कुछ और चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को समझें कि किन व्यक्तियों को कहेंगे, किन पर्सन्स को कहेंगे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है दे आर परफॉर्मिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, वो हमारी इकोनॉमी में करते हो। सच एज प्रोडक्शन का काम वो हमारे देश में करते हो, मतलब उनका प्रोडक्शन यहीं चलता हो। और प्रोडक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन, वो यहीं करते हो। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट का काम यहाँ पे हो, मतलब एक व्यक्ति है वो यहीं अपने देश में इंडिया में अगर वो रहता है 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और वो यहाँ प्रोडक्शन करता है, कंजम्पशन करता है और वो बिल्कुल यहीं रहना चाहता है, उसको इसी देश से लगाव हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों ने जो पैसा कमाया है एज ए फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम आप जानते ही होंगे, या तो उन्होंने कैसे कमाया होगा, इन टर्म्स ऑफ वेज कमाया होगा, या इन टर्म्स ऑफ रेंट कमाया होगा, या एज ए इंटरेस्ट कमाया होगा, या एज ए प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है जी। तो ये जो पैसा उन्होंने अर्न किया है उसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, वही हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल नेशनल इनकम हो जाएगी, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। और ये सारे जो कैलकुलेशन है ये क्या होगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी। एक चीज़ जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये रिक्वेस्ट है कि डेफिनेशन हमारा कवर हो गया। ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे जो हम मेंशन करते हैं कि पर्सन, ए पर्सन, ए पर्सन, तो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स मीन्स द पर्सन्स, इंडिविजुअल्स और लिविंग बींग्स। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि पर्सन्स या इंडिविजुअल बींग या ह्यूमन बींग्स ही हमारे रेजिडेंट हों। नॉन लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स जो नहीं है उनको भी हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी कंपनी की बात करें, ठीक है जी, जैसे पेप्सिको की बात कर लेते हैं या कोक की बात कर लेते हैं या सैमसंग की बात कर लेते हैं, किसी स्कूल का नाम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने आप में एक लीगल एंटिटीज़ हैं और लीगल एंटिटी मतलब इनका अपना एक वजूद माना जाता है थ्रू या बाय लॉ। तो वो भी जो है वो रेजिडेंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है जी। तो मतलब सैमसंग कंपनी अगर मान लेते हैं वो उसका हेड ऑफिस इंडिया में है या मान लेते हैं उसका हेड ऑफिस कोरिया में है, तो जो सैमसंग कंपनी उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो तो कोरिया के रेजिडेंट ही हैं, जो काम करेंगे वहाँ के सिटीज़न हैं, पर्सनस हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश में है। इसके अलावा जो सैमसंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, कंपनी है या जो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है जैसे सैमसंग कंपनी के रूप में, वो भी जो है उनका रेजिडेंट माना जाएगा। तो ऐसी बहुत सी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, SBI, PNB, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन जो हम कहेंगे कि हमारे देश के क्या हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। तो एक बार जो है इन सभी कॉन्सेप्ट्स की जो है एक बार फीचर्स चेक कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, किन किन लोगों को हम एज ए नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करते हैं, किन को कंसिडर नहीं करते, उसको एक बार वो चेक करते हैं और फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं किन किन लोगों को हम जो अपना रेजिडेंट्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज़ ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है कि ज़रूरी नहीं है कोई इंडिविजुअल पर्सन ही हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो सकती है। दूसरा हमें पता ये होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है सिटीज़न ही हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। बहुत से ऐसे सिटीजन्स हैं जो विदेशों में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे है, तो वो हमारे NRI, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कंसिडर किए जाते हैं, न कि रेजिडेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है जी। तो उनकी इनकम जो है वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट
नहीं मानी जाती। इवन दे आर आवर सिटीजन्स और दे कैन कास्ट देयर वोट्स इन इंडिया, वो वोट दे सकते हैं, गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट आवर नॉर्मल रेजिडेंट्स। हाँ, तो अगर सिटीजन नहीं है, इसका मतलब कोई फॉरेनर है, हमारे देश में रहता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर यही है, तो हम उसको अपना नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी, उसकी इनकम को हम अपनी देश की जो नेशनल इनकम है उसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है जी, तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिटीजन की बात करें, सिटीजन्स की बात करें या इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जैसे मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, ऑफ द कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड इन ए कंट्री एंड हु सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मतलब ऐसे सिटीजन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में वो काम कर रहे हैं और यहीं पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो दे आर आवर नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है जी। एक दूसरा जो है सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं ऑफ अदर नेशन, दूसरे देशों के भी, हु आर कंटिन्यू टू लिव इन द कंट्री बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो हमारे देश में रह रहे हैं, उनको 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, और उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारे देश में है, मतलब वो यहीं पे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम उनको क्या बोल देंगे, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बोल देंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है सिटीजन ऑफ ए कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश में ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये थोड़ा सा समझे इस बात को कि मान लेते हैं ऐसी कंपनी है, जैसे हमने एग्जांपल लिया सैमसंग। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ही आता है, सैमसंग की एक ब्रांच इंडिया में है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और काफ़ी साल से, उसको 1 साल से तो ज़्यादा हो गया। ठीक है जी, 15 साल से जो सैमसंग प्रोडक्ट्स हैं उनको तो मैं खुद देख रहा हूँ और इवन हम यूज़ भी कर रहे हैं सैमसंग के प्रोडक्ट्स। तो क्या सैमसंग हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है? तो आपको मैं बताऊंगा कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये उस देश के रेजिडेंट्स माने जाते हैं। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ माना जाता है जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है भाई। ठीक है, जैसे सैमसंग का जो हेड ऑफिस है वो कोरिया के अंदर है, साउथ कोरिया में, तो हम ये कहेंगे कि सैमसंग की ब्रांचें चाहे दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी ब्रांच जो है वो उस देश का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है। मतलब सैमसंग की जहाँ भी ब्रांच होंगी पूरी दुनिया के अंदर, उस सभी की सभी किसकी रेजिडेंट हैं? वो रेजिडेंट हैं कोरिया की। इसी तरीके से इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की बात करते हैं, जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम की बात करें, एसबीआई की बात करें, पीएनबी की बात करें, या रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, सुंदरम एंड नट बोल्ट्स की बात करें, ठीक है जी, रैनबैक्सी की बात करें, तो ये वो कंपनियां हैं जिनकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, एमएनसीज की तरह काम करती हैं, और उनका हेड ऑफिस या ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। तो ऐसी कंपनियों की ब्रांचें चाहे कहीं भी हो दुनिया के अंदर, वो हमारी ही क्या मानी जाएंगी? नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएंगी, रेजिडेंट्स मानी जाएंगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, विदेशों में वो काम कर रहे हैं और अपना पैसा कमा के वापस अपने पास लेके आते रहेंगे। तो उन्होंने जो भी इनकम अर्न की होगी एज ए फैक्टर इनकम, वो हमारे देश की जो है नेशनल इनकम का पार्ट होगा। तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल हैं, जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फॉरेन एम्बेसीज की बात करते हैं। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल के हैं या जो विदेशों से बिलोंग करते हैं, उनका ऑफिस अगर इंडिया में है, उनकी ब्रांचेज अगर इंडिया में है, तो वो ब्रांचेज हमारी रेजिडेंट नहीं है, लेकिन उन ब्रांचेस के अंदर जो इंडियंस काम करते हैं, जो हमारे सिटीजन्स काम करते हैं, वो हमारे रेजिडेंट हैं। मतलब इंडियंस अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम करेंगे तो वो हमारे रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है जी, उन्होंने विदेशों से पैसा कमाया हुआ, क्योंकि उन विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने ही देश में है, वो हमारे रेजिडेंट से नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक जो है क्लियर है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है भाई। सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री हु आर लिविंग अब्रोड। ऐसे जो सिटीजन्स हैं हमारे, जो विदेशों में रहते हैं,
लेकिन उनको अभी 1 साल नहीं हुआ है। ऐसे कौन लोग होते हैं जो शायद इलाज करवाने के लिए गए हैं, मेडिकल पर्पस के लिए गए हैं शायद, या फिर घूमने के लिए गए हैं, ट्रैवल के लिए गए हैं, या फिर जो है कुछ एक्सपर्ट या एडवाइज़र के रूप में गए हैं, या कॉन्टैक्ट बेसिस पे गए हैं कुछ स्पेशल वीज़ाज़ के थ्रू, और जैसे ही टाइम पूरा होगा वापस अपने देश में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जो बाहर हैं विदेशों में, लेकिन उनका एक कॉन्टैक्ट पीरियड है, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे अपने देशों में, तो अपने देश में, तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कहेंगे, हमारा ही रेजिडेंट कहेंगे, ये वहाँ के रेजिडेंट नहीं बनेंगे। मतलब ऐसे सिटीजन जो विदेशों में गए और वहीं के रह गए, वहीं के बन के रह गए, वहीं उन्होंने घर बनाया, वहीं पे उनका परिवार चलता है रहता है, तो ऐसे लोग शायद हमारे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया माने जाएंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ कॉन्टैक्ट बेसिस पे गए हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है जी, जैसे उनका काम पूरा होगा, तो वो हमारे रेजिडेंट माने जाएंगे। तो उन्होंने जो भी पैसा कमाया होगा बाहर से, विदेशों से, तो वो हमारी फैक्टर इनकम होगी फ्रॉम अब्रोड। हमने अब्रोड से जो है फैक्टर इनकम अर्न की है, ठीक है जी। कुछ बॉर्डर वर्कर होते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। जैसे हमने एक डिस्कस किया था कि एक कॉन्सेप्ट है, जैसे एक देश है नेपाल, नेपाल के साथ हमारी जो है बाउंड्री शेयर होती है, किसके साथ, यूपी के साथ, यूके के साथ, उत्तराखंड के साथ, ठीक है जी, तो यूपी के साथ। तो नेपाल से कुछ लोग यूपी में आते हैं, सुबह दिन भर काम करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, तो वो उन्हीं देशों के रेजिडेंट माने जाएंगे जहाँ पे वो रहते हैं। मतलब अगर नेपाली कोई ऐसा करता है जो यूपी में आया और यूपी से वापस गया, तो वो नेपाल का रेजिडेंट माना जाएगा। अगर यूपी से कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो नेपाल गया, सुबह काम करने के लिए, शाम को वापस आ गया, तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है जी। तो जो बॉर्डर वर्कर, जैसे खास तौर से यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो बहुत सभी देश जो हैं वहाँ पे, ब्रिटेन तो अभी बाहर आ गया उससे, तो बाकी देश जो जुड़े हुए हैं, तो लोग एक देश की बाउंड्री या दूसरे देश की बाउंड्री क्रॉस करते रहते हैं। तो उन लोगों को हम उन देशों का रेजिडेंट मानते हैं जिन देशों में वो रिसाइड करते हैं, रहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स का मतलब कुछ ऑफिसर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए, और वो ऑफिशियल जो हैं आपके देश में अपॉइंटेड हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, फॉरेन गवर्नमेंट के किसी, जैसे ब्रिटिशर्स ने कर दिया या फिर जो है किसी और ने कर दिया। डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है जी, रहते हैं, हमारे देश में भी हैं, अमेरिका के भी डिप्लोमेट्स भी हैं, चाइना के भी हैं, जापान के भी, हर देश के डिप्लोमेट्स हमारे देश में हैं। मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है जी, मिलिट्री की ट्रेनिंग चलती रहती है, कलेक्टिवली जो है, जो आर्मी है वो क्या करती रहती है, आपस में प्रैक्टिसेस करती रहती हैं। तो बहुत से ऐसे जो मेंबर हैं जो दूसरे देशों के हैं, एक्चुअली मिलिट्री दूसरे देश, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, वो हमारे देश में रह रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। इन व्यक्तियों को नॉर्मल रेजिडेंट उन्हीं देशों का माना जाएगा जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अगर विदेशों में फॉरेन जो, जैसे किसी बाहर के देश को हमारे देश में डिप्लोमेट्स रखने का राइट है, वहाँ के आर्मी के लोग हमारे देश में प्रैक्टिस कर सकते, काम कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ ऑफिशियल्स उन्होंने जो यहाँ पे वो अपॉइंट कर सकते हैं, तो हमें भी राइट है कि हम उन देशों में क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स या जो है अपने आर्मी के मेंबर्स जो हैं भेज सकते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में इंडियन आर्मी जो है, इराक़ में है, ठीक है जी, तो वो हमारे मिलिट्री बेसिस है। तो वो जो लोग हमारे विदेशों में काम कर रहे हैं, दे आर आवर रेजिडेंट्स, क्योंकि वो सीधा जो उनका लिंक है वो हमारे देश के साथ है। हम दूसरे देशों की सिर्फ क्या करें, हेल्प करें, ठीक है जी। ये जो है एक दिमाग में जो है क्लियरिटी आ जानी चाहिए। तो अब तक अगर हम समरी करें तो सिंपल ही है, नॉर्मल रेजिडेंट सिटीजन भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है जी, नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं। वो लोग बस हमारे देश में क्या हो, 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हों और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारे देश में, ठीक है जी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेड ऑफिस जहाँ जिस देश में होगा वो उसी देश का रेजिडेंट होगा, ठीक है जी। ब्रांचेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। सभी नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ही हम अपनी इनकम, जो नेशनल इनकम है, उसमें शामिल करेंगे, अगर वो रेजिडेंट्स किसके हैं, हमारे हैं। जो विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं और हमारे देश में रह रहे हैं या हमारे एनआरआईज हैं,
सिटीज़न हैं हमारे लेकिन वो विदेशों में रहते हैं, उनकी इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट आता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम अपने रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते, जिनको हम रेजिडेंट्स नहीं मानते, उसको थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं। ठीक है जी, सिंपली है और यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक जो है लगभग ओवर हो जाएगा। बस इसके बाद जस्ट एक डिफरेंस क्रिएट करना है हमें बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, मतलब जो अब तक बढ़ा उसकी समरी हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो कौन है भाई ऐसे व्यक्ति, ऐसे फॉरेनर्स जो हमारे देश में आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, ठीक है जी, विजिट के लिए आए, ट्रैवलिंग के लिए, रिक्रिएशन हॉलीडे, अपनी हॉलीडेज़ को पूरा करने के लिए, कुछ और स्पेशल काम के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो ऐसे लोगों को हम अपना रेजिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे इनका काम पूरा हुआ ये अपने देश में चले जाएंगे। द ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो फॉरेन कंट्री के हैं, जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ ने भेजा हुआ हमारे देश में वो काम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो वो अपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट आवर नॉर्मल रेजिडेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन आवर कंट्री या इन द कंट्री, हमारे देश में जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिनका हेड ऑफिस हमारे देश से बाहर है, किसी दूसरे देश से बिलोंग करता है, दे आर नॉट आवर नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, जो शिप्स हैं, ठीक है, जिनसे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ के जो उसमें रहने वाले जो कर्मचारी हैं, क्रू मेंबर्स हम उनको बोलते हैं, वो अगर वेसल फॉरेन है, फॉरेन कंट्रीज़ का है, उससे बिलोंग करता है, तो वो ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी हमारे रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तब तक रुके हुए जब तक वो जो शिप है वो यहाँ इंडिया में जो है स्टे करेगा, जैसे ही काम पूरा होगा वो वापस जो है यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे क्रू मेंबर को हम ये नहीं कहेंगे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, वो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए आए थे, बिजनेस के पर्पज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वापस वो चले जाएंगे। फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज़, फॉरेनर्स ऐसे विदेशी जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में दें कि जैसे हमने बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूट फॉरेन, उसका हेड ऑफिस कहीं विदेश में है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, ठीक है, जैसे सैमसंग की बात करें, पेप्सी की बात करें, कोक की बात करें, किसी की बात करें, चाहे किसी देश की जो है हमारे देश में फॉरेन एम्बेसी है, या यूएनओ की बात करें, यूएनओ की ब्रांच की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका हेड ऑफिस हमारे देश से बाहर है, तो उस ऑफिस में, उस ब्रांच में जो भी विदेशी लोग काम करते हैं, फॉरेनर काम करते हैं, वो चाहे यहाँ कितने ही साल से काम क्यों ना कर रहे हो, वो हमारे रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, वो उसी देश के रेजिडेंट माने जाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सैमसंग की, और मान लेते हैं उन्होंने मैनेजर क्या किया, अपने कोरिया से अपॉइंट किया हुआ है, तो मैनेजर जो है उस कंपनी के अंदर काम करेगा, वो हमारा रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सैमसंग का जो ऑफिस है वो हमारे देश में नहीं है, जो हेड ऑफिस है। ठीक है जी। WHO का जो यहाँ ब्रांच है उसमें जो भी फॉरेनर काम करेंगे वो हमारे रेजिडेंट नहीं है। ठीक है जी, इसको दिमाग में रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक क्लियर कट जो है व्यू क्रिएट हुआ है, किसको हम रेजिडेंट मानेंगे, किसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे। आपसे ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको सिर्फ एक एग्जांपल देंगे और उस एग्जांपल से पूछेंगे बताओ इन्होंने जो इनकम अर्न की है वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं। तो जैसे ही आप उस व्यक्ति का या उस इंस्टीट्यूशन का नाम देखेंगे तो आपको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि वो हमारा रेजिडेंट है या नहीं, ये हम कैसे डिराइव करें। तो अगर ये फीचर्स आपको याद हैं, डेफिनेशंस के बारे में आपको पता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ये हमारा रेजिडेंट है या नहीं। अगर होगा हमारा रेजिडेंट तो हम उसकी इनकम को शामिल कर लेंगे हमारी नेशनल इनकम में। अगर वो हमारा रेजिडेंट नहीं होगा तो हम सिंपली नो लिख देंगे कि इनकम जो है अर्न बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम बिकॉज ही इज़ नॉट आवर नॉर्मल रेजिडेंट। सिंपली बता देंगे और हमारा यहाँ पे जो बेसिक जो काम है वो ख़त्म हो गया है। एक बार थोड़ा सा डिफरेंस और कर लेते हैं बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है जी, देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करें तो एक तरफ हमने मेंशन कर दिया नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में, दूसरा कौन है हमारे नॉन रेजिडेंट्स के बारे में। तो किसको हम रेजिडेंट्स कहेंगे, इंडियंस को कहेंगे जो वर्क करते हैं, काम करते हैं फॉरेन एम्बेसीज़ में। हमारे देश में जो फॉरेन एम्बेसीज़ हैं विदेशियों की, जापानी है, चाइनीज़ है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, तो उसमें जो भी इंडियन काम करें, हमने बताया जैसे कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट है
वो किसी दूसरे देश से बिलोंग करता है और उसके अंदर वो लोकेटेड कहाँ पे है, इंडिया में है, और उसके अंदर जो इंडियंस काम करते हैं दे आर आवर रेजिडेंट्स। इसी तरीके से हमारी जो एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया में है, जहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे देशों की गवर्नमेंट से बात करते हैं। तो उस एरिया के अंदर जो हमारा जो एम्बेसी का है और विदेशों में है, तो उसमें जो भी फॉरेनर काम करेंगे, जैसे इंडियन एम्बेसी है यूएसए में, तो उसमें जो इंडियंस हैं दे आर आवर रेजिडेंट्स, बट लेकिन हमने जो यूएसए वाले को जो है क्या किया है, काम दिया है या उनको रखा है जॉब पे, तो वो हमारे रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो रेजिडेंट किसके रहेंगे, वो यूएसए के ही रहेंगे। ठीक है जी। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है लोकेटेड, ब्रांच बाहर है उनकी, तो उसमें जो भी इंडियन काम करेगा वो हमारा रेजिडेंट। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो विदेशों में काम करते हैं, हेड ऑफिस इंडिया में है, उनमें जो इंडियंस काम करेंगे वो हमारे रेजिडेंट, जो विदेशी काम करेंगे वो हमारे रेजिडेंट नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये दो जो चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की वो यहाँ पे दिखा गया है। जैसे इंडियंस एम्प्लॉयड या लोकल पीपल जिसकी हम बात करें इंडियंस, वो कहाँ पे काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, मतलब सिंपली जो कॉन्सेप्ट है ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन है उसमें काम करने वाले या रेजिडेंट, फॉरेनर है नहीं है। इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन विदेशों में है, उसमें जो इंडियन काम करते हैं वो हमारे रेजिडेंट हैं, जो विदेशी काम करते हैं वो हमारे रेजिडेंट नहीं है। जो रेजिडेंट है उन्होंने जो कमाया पैसा फैक्टर इनकम के रूप में वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक है जी। जैसे यहाँ बताया फॉरेन वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, या कोई जर्मन काम करता है IMF के ऑफिस में और वो कहाँ है, इंडिया में। ठीक है जी। तो वो हमारा रेजिडेंट नहीं होगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे एम्बेसडर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमारी एम्बेसी है इंडियन है वो, तो वो हमारे रेजिडेंट माने जाएंगे। इसी तरीके से जो एम्बेसडर हैं, फॉरेनर एम्बेसडर हैं, बाहर से विदेशों के हैं, पूरी दुनिया के हैं और वो इंडिया में आए हैं, तो उनका अपना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैच नहीं करता, तो वो उन्हीं देशों के रेजिडेंट माने जाएंगे जिन देशों से वो बिलोंग करते हैं। कोई भी विदेशी हमारे देश में रह रहा है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो रेजिडेंट है, लेकिन जो यहाँ पे टूर ट्रैवल के लिए आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो हमारा रेजिडेंट नहीं है। ठीक है जी। फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट है, इंडिया में काम करता है लेस देन 1 ईयर के लिए, वो हमारा रेजिडेंट नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो ख़त्म होता है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि अगर हम अपने देश की एग्रीगेट सप्लाई की बात करें या नेशनल इनकम की बात करें, ठीक है जी, तो दोनों चीज़ों के बारे में हमने फोकस कर दिया कि फैक्टर इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो अगर हम इन दोनों के बारे में बताएं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अब ये देख सकते हैं किस एंट्री को नेशनल इनकम के अंदर शामिल किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि डोमेस्टिक इनकम को कैसे पता किया जाता है, और डोमेस्टिक इनकम को पता करने के लिए हमें फिर दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक फैक्टर इनकम की और एक डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है जी। नॉर्मल रेजिडेंट की वहाँ नहीं होगी। नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे, और डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, उसकी फीचर क्या है, और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू बेटा।